कल आपको एक रिजल्ट बताया गया था, a sin x प्लस माइनस b cos x। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपका प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो जो इसकी रेंज होती है, रेंज हो जाती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी रेंज हो जाती है। अब देखिए फॉर्मूला लगता कब है, जब पावर वन होती है और एंगल क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पर दोनों जगह एक्स है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, पावर वन है तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। जैसे बेसिक क्वेश्चन देखें तो 3 sin x प्लस 4 cos x की जैसे हमने रेंज निकालनी है, तो यहाँ पर पावर वन है, एंगल सेम है, तो a3 है b4 है। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है आप जानते हैं, अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी मिनिमम वैल्यू -5 हो गई। और मैक्सिमम होता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही सेम एक और अगर हम देखें तो 12 cos 2x प्लस 5 sin 2x प्लस का 10, जैसे ये दे रखा फॉर्मूला। देखिए अब इसमें क्या है, 12 cos 2x माइनस 5 sin 2x प्लस 10, तो यहाँ पर पावर दोनों की वन है और एंगल सेम है, तो अगेन ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए तो 12 हो गया, बी आपका -5 हो गया, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये आपका हो जाता है -13। ये अंडर रूट 169 हो जाएगा, -13 प्लस 10 -3। और जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 10, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 23। तो जो रेंज हो जाएगा -3 से 23 आपका रेंज हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, नोट करिए फिर आगे चलो। अब देखिए एंगल सेम होना कंपलसरी नहीं है, ये फॉर्मूले के तो कंपलसरी है, उसके बिना फॉर्मूला नहीं लग सकता। लेकिन क्या होता है कई बार क्वेश्चन वाला देगा ये कंपलसरी नहीं होता। तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं तो cos थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस π/3 प्लस का 5, जैसे इसका रेंज हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखो एक तो दोनों कॉस आ रहे हैं और दूसरी बात एंगल भी सेम नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन खराब है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों कंडीशन को सुधारना पड़ेगा, यानी अपने फॉर्मूले में लाना पड़ेगा। अपने फॉर्मूले में मतलब a sin x प्लस माइनस b cos x में लाना पड़ेगा। तो देखिए cos थीटा प्लस ये cos a प्लस b, तो क्या हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस का 5। तो देखिए cos थीटा प्लस cos थीटा, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 माइनस sin थीटा, sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2 प्लस का 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा माइनस ये हो जाएगा √3/2 sin थीटा प्लस का 5। अब देखिए ये रिजल्ट बन रहा है, आप अगर इस सब ध्यान से देखें तो a cos x माइनस b sin x यहाँ पे रिजल्ट बन चुका है। तो यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 9/4 प्लस 3/4 प्लस का 5,
यानी 9 और 3 ये हो गया -√3 प्लस का 5, तो मिनिमम वैल्यू हो गया 5 -√3, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया a² प्लस b² अंडर रूट प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4 प्लस का 5, तो ये हो गया √3 प्लस का 5, यानी 5 प्लस √3। तो जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 5 -√3 से 5 प्लस √3। नोट करिए, फिर अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। सर आपने -5 लिख दिया। ओके ओके, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है जैसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos² x माइनस 6 sin x cos x प्लस 3 sin² x। देखिए यहाँ पर एक तो एंगल सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि फॉर्मूला तो लगना नहीं है, ठीक है, और ये स्क्वायर आ रहा है, तो या तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? cos² x को हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, आप लोगों को शायद याद हो, 1 + cos2x अपॉन 2। sin² x एक आइडेंटिटी होती है 1 - cos2x अपॉन 2। किसी को नहीं याद है तो भी बात करें मुझसे। और sin2x एक आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x। तो अब यहाँ पर देखिए cos² x को मैंने लिख दिया 1 + cos2x अपॉन 2 -6 sin x cos x, तो ये 3 × 2 sin x cos x प्लस 3 sin² x क्या हो गया 1 - cos2x अपॉन 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 cos2x माइनस 3 2 sin x cos x आपका हो गया sin 2x प्लस ये 3/2 माइनस 3/2 cos 2x। 3/2 प्लस 1/2 4/2 यानी 2। अब देखो 1/2 cos 2x माइनस 3/2 cos 2x, 1/2 माइनस 3/2 माइनस cos 2x, और ये चल रहा है -3 sin 2x। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, अगर आप ध्यान देते हैं तो 2 माइनस cos 2x प्लस का 3 sin 2x। अब इसमें फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि पावर 1 है और एंगल सेम है, ए 1 है और बी आपका 3 आ रहा है। तो हम जानते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² होता है। तो 2 माइनस -√a² प्लस b² यानी 1 + 9 से ये 1 + 9, तो ये हो गया -√10 से +√10, माइनस को अंदर ले गए, तो माइनस को अंदर भी ले जाएंगे तो भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे नंबर को हम पहले लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 - √10 से 2 + √10। नोट करें आंसर। अगला केस है यूजिंग, ये मैंने स्टार्टिंग में बेसिक्स में कराया था, तो सब बच्चों को ही आता है, जो जिनके पेपर चल रहे थे उनको 11th में बताया था, और उनके जो नए बच्चे आए थे उनको मैंने अलग से भी बताया था। यूजिंग AM GM एंड HM, और वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट बना के पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं किसी को कंफ्यूजन हो तो। देखिए अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a + b अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB अपॉन a + b। ऐसे ही अगर बहुत सारे नंबर्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A1 + A2 + A3 प्लस का AN अपॉन n। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, A1 A2 A3 AN फुल पावर 1/n। और इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है, n अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए हम जानते हैं कि
अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। तो आपका क्या होता है, am gm से बड़ा और gm किससे बड़ा होता है, hm से। तो ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। एक नोट हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो कोई पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो नो डाउट उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, gm। तो am क्या होगा आपका, दो नंबर का am x प्लस वन अपॉन एक्स टू, और gm क्या हो जाएगा, x इंटू वन अपॉन एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट वन क्या हो गया, टू। तो आपका क्या आ गया, x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है कि कोई पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज मिनिमम वैल्यू टू लेता है, अदरवाइज टू से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर हम करते हैं, जैसे आपको रेंज निकालनी है, मान लीजिए हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बड़ा आसान सा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है और वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए कि इसकी टू रेंज से क्या होगी, इन्फिनिटी। टू टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। जैसे आगे हम देखें, फाइव की पावर एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस एक्स प्लस थ्री, जैसे ये आ गया। तो फाइव की पावर एक्स, ये वन अपॉन फाइव की पावर एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो फाइव की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कोई पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये टू से इन्फिनिटी होगा, इसमें थ्री ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, फाइव से इन्फिनिटी होगा। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, फाइव से इन्फिनिटी आपकी क्या हो जाएगी रेंज। नोट करिए। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 25, ए बी ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ए बी ग्रेटर देन जीरो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब। तो देखिए ए प्लस बी 25 है, आपको ए स्क्वायर बी क्यूब चाहिए। अब ए स्क्वायर बी क्यूब कब आएगा, जब दो ए होंगे तब ए स्क्वायर मिलेगा, बी क्यूब कब मिलेगा, अरे जब तीन हुए। ये मैं, मुझे लगता है मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि अब तो तुम्हें भी याद होना वाला ए हो। बाई टू, ए बाई टू, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री। चलिए चलिए, देखो अब ए स्क्वायर, तो दो ए होने चाहिए, तीन बी होने चाहिए। अब देखिए लेकिन, लेकिन इन सब का सम हमारा ए प्लस बी भी तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और नए बच्चों को यस मैंने सर। अभी ब्रेक में ए करा बाई दिया टू, ए था, बाई टू, तो मैंने इसको ए बाई टू कर दिया, इसको बी बाई, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री। हाँ इसको बी बाई थ्री, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री कर दिया। मुझे लगता है किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नए बच्चों को मैंने अलग से पढ़ाया है और पुराने बच्चों को तो मैंने पढ़ाया ही है। ए बाई टू, ए बाई टू, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री। तो देखो ये पांच नंबर्स हैं और पांच नंबर का सारे पॉजिटिव हैं, तो एम किससे ग्रेटर एंड इक्वल होगा, जीएम से। एम क्या हो जाएगा, देखिए इनका एम हो जाएगा, सबको ऐड किया, ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री अपॉन फाइव, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, वन बाय फाइव। और कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब, टू का स्क्वायर, थ्री की पावर थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन टू का स्क्वायर, थ्री की पावर थ्री, पावर वन बाय फाइव। ए प्लस बी कितना है आपका 25, तो 25 अपॉन फाइव क्या होता है, फाइव। ये ए स्क्वायर बी क्यूब, टू का स्क्वायर, थ्री की पावर, ये वन बाय फाइव को इधर ले गए, तो आपका क्या हो गया, फाइव की पावर फाइव, ए स्क्वायर बी क्यूब, टू का स्क्वायर, थ्री की पावर थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइव की पावर फाइव, टू का स्क्वायर, थ्री की पावर थ्री, ये आ गया ए स्क्वायर बी क्यूब।
तो ए स्क्वायर बी क्यूब लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3 5 की पावर 5। तो आपसे क्या बोल रहा है, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो अगर बराबर होगा तो मैक्सिमम मिल जाएगा, अगर छोटा होगा तो और कम वैल्यू मिलेगी ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3 5 की पावर 5। अगला देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट, ये जो है एक नई, अब नया थोड़ा एक तरीका आ रहा है। व्हेन फंक्शन इज when function is increasing when function is increasing or decreasing, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, बच्चा पार्टी ये तो पूरा चैप्टर है आपके 12th में, देखो ठीक है, लेकिन जितने काम का है आपका मैं आपको बता रहा हूँ और इसी को मैं फंक्शन में यूज में लूंगा, तो स्पेशली ध्यान रखिए। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, जो बढ़ता जाता है वो इंक्रीजिंग होता है, तो ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसे डिक्रीजिंग क्या होता है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखिए, और बाकी पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आपने 12th में तो। और डिक्रीजिंग क्या होता है, ये जो होता है ये डिक्रीजिंग होता है। अब आप देखो, ऐसा तो नहीं है हर किसी का फिगर तो आपको दिया नहीं जाएगा कि आप उसका फोटो देख के पहचान लो कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है ना बच्चे। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आपको बस कोई कंडीशन आनी चाहिए, कोई मैथमेटिकल कंडीशन हमें पता होनी चाहिए जिससे हम पता पड़ पाए कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप जरा एक ध्यान दो, इंक्रीजिंग फंक्शन जो है इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे मैंने आपके सामने ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट के लिए जो ये स्लोप के लिए एंगल बनेगा, ये एक्यूट एंगल बनेगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। एक्यूट। देखो, अब आप बोलोगे नहीं सर आपने स्पेशली डिजाइन किया है, आप कहीं भी बना लो ना यार, आपकी मर्जी पड़े कहीं भी ड्रॉ कर लो। अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली उस एंगल को एक्यूट एंगल बनना पड़ेगा, उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। और अगर वो एक्यूट एंगल बन रहा है तो उसकी स्लोप क्या होगी टेंजेंट की, टेन थीटा। यस सर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव ही होता। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही क्या कहते हैं बेटा, डेरिवेटिव कहते हैं। ये अभी बताया मैंने, 11th में बताया था शायद। डेरिवेटिव जो होता है एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अभी आपके डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 11th में भी आया था, 12th में भी आएगा, तो दोबारा बताऊंगा। यानी कि अगर किसी फंक्शन के लिए डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही आप डिक्रीजिंग फंक्शन पे ध्यान दीजिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, कहीं भी ड्रॉ करके देख लो, थीटा जो आएगा, आप निश्चित रूप से आप कहीं भी ड्रॉ करिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप यानी टेन थीटा क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि स्लोप और डेरिवेटिव जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट ही रिप्रेजेंट करता है। यानी एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है आपका, तो इट मीन्स ये क्या आ गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यानी ये कंडीशन हो गई आपकी डिक्रीजिंग के लिए, और ये वाली कंडीशन हो गई आपकी इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। नोट करिए, जैसे आपको पता पड़ गया कि कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी में, बेनिफिट क्या है इसका, जैसे ही आपको पता पड़ गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है ए टू बी में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर इंक्रीज कर रहा है कोई फंक्शन ए से बी में, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि शुरुआत में कम वैल्यू ले रहा होगा और अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, बोलो शुरुआत में मिल जाएगी। यस सर। यस। तो मिनिमम क्या हो जाएगा आपका एफ ए, यस पर, सर। और मिनी मैक्सिमम क्या हो जाएगा एफ बी। एफपी। आयुष तिवारी आपको समझ में आ रहा है कुछ, हाँ सर। तो रेंज क्या हो जाएगी, सुबह क्यों नहीं आए थे आज। नहीं मुझे। वो तो मैंने मैसेज नहीं डाला, मैं सोचा कि आज चलो, ऐसा मत सोचा करो कि मुझे याद नहीं रहता। चलिए,
ये मिनिमम फंक्शन, अब देखो अगर ये डिक्रीजिंग है, अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स जो है a से b में अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो मुझे बताइए a पर कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। और b पर मिनिमम। तो बेटा इसका जो मैक्सिमम हो गया वो आपका एफ ए हो गया, और मिनिमम जो हो गया वो आपका एफ बी हो गया। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा आपका एफ ए से एफ बी, आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट Yes, एफ sir. बी से एफ ए, उल्टा सर हो गया। हाँ मिनिमम एफ बी है ना, सॉरी एफ बी से एफ ए, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा।